क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो रात को पूरा गायब हो जाता हो? ऐसा गांव जहां जो इंसान 12 बजे के बाद रहता है, सुबह तक उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। ये कहानी एक ऐसे ही शापित गांव की है और मैं खुद उस गांव के अंदर गया था। मेरा नाम है आरव। मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं जो हॉरर और पैरानॉर्मल एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाता है। मेरे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और लोग हमेशा कमेंट करके नई जगहों का सजेशन देते हैं। एक दिन मेरे एक व्यूअर ने मुझे डीएम भेजा इंस्टाग्राम पे, भाई अगर असली हॉरर एक्सप्लोर करना है तो लखनऊ के पास एक पुराना गांव है जिसका नाम है भवानीपुर। रात के 12 बजे के बाद उस गांव का आधा हिस्सा गायब हो जाता है और जो लोग उस वक्त अंदर होते हैं उनका फिर कभी पता नहीं चलता। क्या आप उस गांव जाने की हिम्मत रखते हो? पहले तो मुझे लगा ये एक और फेक अर्बन लेजेंड होगा जैसे हमने पहले भी एक्सप्लोर किए हैं, पर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि गांव के बारे में पुराने न्यूज़ रिपोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। 1999 और 2007 में कुछ लोग वहां मिसिंग रिपोर्ट हुए थे। पुलिस ने सर्च भी किया पर सब एविडेंस जीरो। मुझे इंस्टेंटली इंटरेस्ट जगाया। मैंने डिसाइड किया मैं और मेरी टीम, मेरा दोस्त समीर और प्रिया, वीकेंड पे वहां जाएंगे। अराइवल एट द विलेज, हम तीनों रात के 9 बजे भवानीपुर पहुंचे। गांव एकदम सुनसान था। कच्ची सड़कें, पुराने पेड़ और 2-3 मिट्टी के घर जो अब हाफ टूटे हुए लग रहे थे। कुछ घरों में लोग रहते थे पर ज्यादातर जगह खाली थी। एक बुजुर्ग आदमी चरपे पे बैठा चिल्लुम पी रहा था। मैंने उसे अप्रोच किया, आपको नमस्ते काका, हम लोग शहर से आए हैं, आपके गांव के बारे में सुना था कि यहाँ कुछ अजीब होता है रात को। बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखा और खामोश हो गए। सिर्फ इतना बोला, बेटा अगर जान प्यारी है तो 12 बजे के बाद यहाँ मत रुकना। गांव आधा हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं। उसकी आंखों में डर था, झूठ बिल्कुल नहीं लग रहा था। प्रिया थोड़ा नर्वस हो गई पर समीर हंस के बोला, अरे ये लोग बस उन्हें डराने के लिए कहानी बनाते हैं। हमने डिसाइड किया कि एक पुराने मंदिर के पास अपना कैमरा सेटअप करेंगे। मंदिर गांव के बीच में था और उसके आसपास 10-12 घर थे जो बिल्कुल अबैंडन लग रहे थे। फर्स्ट स्ट्रेंज साइन, रात के 10-30 बजे तक सब नॉर्मल था। हमने कुछ शॉट्स लिए, इंट्रो रिकॉर्ड किया और विलेजर्स से बात करने की ट्राई की। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही हमने विलेजर्स को कैमरा पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, सब ने मना कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। गाँव एकदम खाली लगने लगा, सिर्फ हम तीन और हवा की चीख। 11 बजे के आसपास हमने एक औरत को देखा जो एक पुराने वेल कुआं के पास बैठी थी। सेफ्ट सरी, खुला बाल, और वो बस पानी के अंदर घुर रही थी। मैंने उसे आवाज दी, बहन जी आप यहाँ रात को अकेली क्या कर रही हो? पर उसने जवाब नहीं दिया। जैसे स्टैचू हो, प्रिया ने कैमरा उस पर फोकस किया और तब हमने देखा वेल के पानी में उस औरत का रिफ्लेक्शन था ही नहीं। समीर पैनिक हो गया और बोला, भाई मुझे लगता है ये सही जगह नहीं है। पर मैंने यूज कन्विंस किया, बस 1 घंटा और रुको, सच खुद समझ आ जाएगा। मिडनाइट हॉरर, 12 बजे का टाइम हो गया। मंदिर की घंटी एक बार अपने आप बजी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एकदम से हवा तेज चलने लगी, पुराने घर के डोर्स अपने आप बेंड हो गए और जब मैंने कैमरा पीछे घुमाया तो पूरा गांव आधा खत्म हो चुका था। जी हाँ, लिटरली गांव का एक हिस्सा। जो घर हमने पहले देखे थे, पुराना स्कूल और 2 पेड़, सब गायब। बस मिट्टी की एक खाली जमीन थी। प्रिया शौक में चिल्लाई, ये सब कैसे वनिश हो गया? और तभी हमें उस खाली जमीन के बीच एक आदमी दिखाई दिया। उसका बॉडी ट्विस्टेड था, हाथ लंबे, आंखें लाल, और वो सीधा हमें घूर रहा था। कैमरा के माइक में एक लो ग्रॉल रिकॉर्ड हुई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। समीर ने बिना सोचे समझे भागना स्टार्ट कर दिया पर मैं और प्रिया वही फ्रीज हो गए। वो एंटिटी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने तुरंत मंत्र सुना जो मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, ओम नमः शिवाय, और एकदम से हवा रुक गई। एंटिटी वही खड़ी रही और उसके बाद धुंध बन के हवा में घुल गई। आफ्टर मैथ ऑफ नाइट 1 हम तीनों भागते भागते गांव के बाहर निकाल गए। घर में बैठे और सीधा लखनऊ लौट गए। हली सुबह जब फुटेज चेक की तो सब क्लियर था। वेल वाली औरत, गांव का आधा गायब होना और वो लाल आंखों वाला आदमी, सब रिकॉर्ड हो गया था। पर एक अजीब बात हुई, जो विलेजर से हमने बात की थी वो फुटेज में नहीं था। मतलब कैमरा उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मुझे तब रियलाइज हुआ, भवानीपुर सिर्फ एक हॉन्टेड गांव नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट डिमेंशन का दरवाजा था। और यह तो बस पहली रात थी, असली दर तो अब शुरू होने वाला था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे जिंदगी के सबसे डरावने अनुभवों में से एक है। ये कहानी है शापित गांव की। एक ऐसा गांव जो रात होते ही गायब हो जाता है। पिछले हफ्ते की बात है। लखनऊ में मैं
समीर और प्रिया अपने एडवेंचर के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। समीर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कहा, भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो लाल आंखों वाला आदमी, उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रिया, जो हमेशा से थोड़ी प्रैक्टिकल रही है, ने कहा, आरव, जो फुटेज हमने कैप्चर की है वो अनबिलीवेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस गाउन में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। मैं चुप था। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं जानता था कि इस कहानी में कुछ ऐसा था जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, और तभी मैंने फैसला कर लिया, हम वापस जाएंगे। 2 दिन बाद सिर्फ मैं और प्रिया भवानीपुर लौट गए। समीर ने साफ मना कर दिया। शाम के 7 बजे हम गांव पहुंचे और तब हमने कुछ अजीब देखा। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनके कपड़े पुराने जमाने के स्कूल यूनिफॉर्म जैसे थे, बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की तरह। प्रिया ने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा स्कूल कहाँ है? उसका जवाब सुनकर मेरे रोकते खड़े हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल तो रात को ही खुलता है दीदी। हमने डिसाइड किया कि आज रात 12 बजे हम उस गायब हिस्से में जाएंगे। इस बार हम बेटर प्रिपेयर्ड, नाइट विजन कैमरास के साथ। लेकिन क्या हम जानते थे कि ये रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली थी। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हमने देखा उससे आपकी नींद उड़ जाएगी। ये कहानी जारी रहेगी। अगली सुबह जब हमने अपना कैमरा चेक किया, एक और अजीब चीज सामने आई। जब हम स्कूल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे तो बैकग्राउंड में एक लो पिच चांटिंग रिकॉर्ड हुई थी, जैसे कोई पुराना मंत्र बार बार रिपीट हो रहा हो। अंतःकला, अंतःकला, अंतःकला। प्रिया ने बोला, ये शब्द मुझे पहले कभी सुना हुआ लगता है। अंतःकला मतलब होता है एंड ऑफ टाइम। शायद ये लोग कोई एंशिएंट कर्स फॉलो कर रहे हैं। उस रात के बाद प्रिया के हाथ पे एक लाल निशान बन गया था, जैसे किसी ने उसकी स्किन पे बर्न कर दिया हो। वो निशान धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई सिंबल बन रहा हो। मैं टेंशन में आ गया, क्या ये कर्स प्रिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा था? मीटिंग द विलेजर अगेन। हमने डिसाइड किया फिर से उसी बुजुर्ग से मिलना जिससे हमने पहली रात बात की थी। वो अभी भी अपनी चरपाई पे बैठा था। इस बार उसने हमें देखकर सिर हिलाया और बोला, बेटा तुम्हें समझना चाहिए था, जो स्कूल तुमने देखा है वो हमारे पूर्वजों का पाप है। 50 साल पहले इस गांव के लोगों ने एक गुरु को मार डाला था। वो गुरु कला जादू करता था और बच्चों की बलि चढ़ाता था। उसकी मौत के बाद उसने गांव पे श्राप दिया, हर रात मेरा स्कूल खुलेगा और जो भी अंदर आएगा कभी वापस नहीं जाएगा। प्रिया ने उससे पूछा, क्या कोई रास्ता है इस कर्स को तोड़ने का? बुजुर्ग ने सिर झुका कर कहा, रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। मंदिर के अंदर एक पुराना ग्रंथ छुपा है, उसमें लिखा है कैसे उस गुरु की आत्मा को शांत करना है, लेकिन अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की। द डिसीजन। प्रिया का हाथ दिन ब दिन वीक हो रहा था। उस सिंबल से हमेशा जलने की स्मेल आती थी। मुझे पता था अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो प्रिया भी उस कर्स का पार्ट बन जाएगी। मैंने उसे कहा, प्रिया हम मंदिर जाएंगे, ग्रंथ ढूंढेंगे, ये कर्स अब खत्म करना ही होगा। प्रिया ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, आरव मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मरना भी पड़ा तो भी हम दोनों साथ मारेंगे। नाइट 3। तो मंदिर। उस रात हम दोनों सीधा मंदिर गए। मंदिर अंदर से पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था जो अपने आप पट्टी बनाता जा रहा था, बिना तेल के। हमने मंदिर के पिछले हिस्से में सर्च किया और एक पाथर के नीचे एक पुराना ग्रंथ मिला। ग्रंथ की बाइंडिंग लेदर की थी और उस पे लाल रंग से लिखा था, न देखो न पढ़ो वरना तुम भी फंस जाओगे। प्रिया ने दारे दारे ग्रंथ खोला। अंदर कुछ श्लोक लिखे थे और एक मंत्र दिया था, अग्नि के सामने गुरु का नाम लेकर 3 बार ये मंत्र पढ़ो और उसके अस्थि विसर्जन करो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, गुरु की अस्थियां कहाँ होंगी? द एंटिटी रिटर्न्स। जब हम ग्रंथ पढ़ ही रहे थे तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी और एकदम से हवा इतनी तेज चलने लगी कि मंदिर की दीवारें क्रैक करने लगी। वही लाल आंखों वाला आदमी जो पहली रात हमने देखा था अब मंदिर के अंदर खड़ा था। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? यह गांव मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। उसके कहने के साथ ही प्रिया के हाथ पे बना सिंबल जलने लगा। वो दाढ़ से चीख उठी और जमीन पे गिर गई। मैंने तुरंत ग्रंथ उठाया और मंत्र पढ़ने लगा, ओम अग्निदेवा रक्षा करो। पर उस एंटिटी ने मेरे गले को पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे नहीं बल्कि जलते हुए थे, जैसे आग की लापतें मेरे गले को छू रही हो। अ मिस्टीरियस हेल्पर। तभी मंदिर के बाहर से एक और आवाज आई। वो बुजुर्ग ही था, हाथ में त्रिशूल लिए वो अंदर आया और बोला, दूर हो जा श्रापित आत्मा। उसने मंत्र जपा और त्रिशूल को जमीन में गाधा। एकदम से लाल आंखों वाला आदमी पीछे हट गया, उसके चेहरे पे घुसा था। बुजुर्ग ने हमें कहा, बेटा ग्रंथ की बातें सच हैं,
गुरु की अस्थियां स्कूल के नीचे दबाई गई थी। अगर तुम्हें प्रिया को बचाना है तो कल रात स्कूल के अंदर जाना होगा। वहां से उसकी अस्थियां निकलकर अग्नि में जलानी होंगी। प्रिया रोती हुई बोली, पर अगर हम वहां गए तो हम भी कभी वापस नहीं आ पाएंगे। बुजुर्ग ने चुप रहकर सिर्फ एक ही बात बोली, बाली तो देनी ही पड़ेगी, या तो तुम्हारी या उस गुरु की। क्लिफ हैंगर ऑफ पार्ट 1। उस रात मैं और प्रिया एक ही सवाल के साथ मंदिर के बाहर निकले। क्या हम उस कर्स्ड स्कूल के अंदर जाकर गुरु की अस्थियां धुंध पाएंगे? और अगर गए तो क्या हम जिंदा वापस आ पाएंगे? कैमरा के सामने मैंने सिर्फ इतना बोला, दोस्तों, ये हमारा अब तक का सबसे डेंजरस मिशन है। अगली रात हम सच के इतने करीब होंगे, या तो कर्ज से खत्म होगा या हम भी उस कर्ज का हिस्सा बन जाएंगे। उस रात के बाद हमने डिसाइड कर लिया था, कल रात को हम कर्स्ड स्कूल के अंदर जाएंगे और गुरु की अस्थियां निकालकर मंत्रा के साथ अग्नि में जला देंगे। प्रिया अभी भी कमजोर थी। उसके हाथ पे बना सिंबल अब पूरा एक चक्र बन चुका था। उसमें से कभी कभी लाल रोशनी निकलती थी, जैसे कोई उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा हो। मैं उससे बार बार मोटिवेट करता, प्रिया बस एक और रात, बस एक बार हमने ये कर लिया, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे भी डर था, अगर हम फेल हो गए तो हम दोनों भी उन्हीं फंसी हुई आत्माओं की तरह हमेशा के लिए स्कूल के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे। लास्ट वार्निंग, अगली सुबह जब हम थोड़ा खाना खरीदने गए तो हमें एक और अजीब चीज दिखी। गांव के विलेजर्स हमें घूर रहे थे। उनके चेहरे पे ना गुस्सा था ना दोस्ती, बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन। एक औरत हमारे पास आई और धीरे से बोली, बेटा, अगर तुमने गुरु के अरम में खलाल डाला तो गांव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर प्रिया का मन हिल गया। उसने मुझे बोला, आरव, मुझे लगता है विलेजर्स भी इस कर्ज का हिस्सा बन चुके हैं। शायद उन्होंने गुरु से डील की थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर अब लौटने का ऑप्शन नहीं था। एंटरिंग द स्कूल अगेन, रात को हम मंदिर में एक छोटा सा हवन सामग्री लेकर गए, ताकि अगर अस्थियां मिल जाए तो तुरंत मंत्रा करके जला सकें। 12 बजे गांव का आधा हिस्सा दोबारा गायब हो गया और उसकी जगह वही पुराना स्कूल सामने आ गया। लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। विंडोज से लाल रोशनी निकाल रही थी और अंदर से बच्चों की चीखने की आवाज आ रही थी। प्रिया ने डरा हुआ पूछा, हम अंदर जा रहे हैं ना? मैंने बस एक शब्द बोला, हाँ, और हम दोनों ने स्कूल का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। इनसाइड द स्कूल बेसमेंट स्कूल के अंदर अब कोई बच्चे नहीं थे, हॉल खाली था। ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें नीचे आना ही होगा। नीचे मतलब बेसमेंट। हमने टॉर्च ऑन की और एक पुराना स्टेयरवे देखा जो हॉल के कॉर्नर में छुपा था। नीचे उतारते ही हवा और ठंडी हो गई। बेसमेंट में मिट्टी की स्मेल और किसी पुराने जलने की बदबू आ रही थी। और फिर हमें एक बड़ा सा मटका मिला जो पुराने कपड़े से ढका हुआ था। मटके के ऊपर लाल रंग से सिंबल बना था, जो प्रिया के हाथ पे बने सिंबल से मिलता जुलता था। प्रिया ने हल्की सी आवाज में कहा, आरव, मुझे लगता है इसके अंदर ही गुरु की अस्थियां हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने धधकते दिल के साथ मटका उठाया और ढक्कन खोला। जैसे ही खोला, एक काली हवा पूरे बेसमेंट में फैल गई। उस हवा के अंदर से एक आवाज आई, मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत किसने की? बेसमेंट के वॉल्स पे खून से हाथ के निशान बन गए। प्रिया का हाथ जलने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई, जैसे गुरु उसके अंदर घुस रहा हो। मैंने तुरंत हवन सामग्री निकाली और मंत्रा जपना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मैं मंत्रा बोलता, प्रिया जोर से चीखती। उसके होंठों से गुरु की आवाज निकालती, अगर मुझे शांति दी तो ये लड़की मर जाएगी। मैंने एक सेकंड के लिए रुक गया। ये सच था। अगर हमने अस्थियां जला दी तो क्या प्रिया की जान चली जाएगी? ए डेडली चॉइस। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। मेरे सामने दो रास्ते थे, गुरु की अस्थियां जलाकर कर से तोड़ना और शायद प्रिया की जान खतरे में डालना, क्या फिर अस्थियां वापस रख देना और प्रिया को बचाना। लेकिन कर से जिंदा रहेगा। प्रिया ने अपनी वीक आवाज में कहा, आरव, डरो मत, अगर मेरी बलि देनी है तो दो, लेकिन ये कर्ज खत्म होना चाहिए। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मंत्र फिर से जपा और अस्थियां अग्नि में डाल दी। अग्नि की फ्लेम एकदम से तेज हो गई। पूरे बेसमेंट में चीखने की आवाज गूंज उठी, जैसे हजारों बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हो। प्रिया जमीन पे गिर गई और बेहोश हो गई। द आफ्टरमैथ इन द बेसमेंट के वॉल्स फटने लगे। लाल आंखों वाला आदमी फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पिघल रहा था, जैसे वक्स की मूर्ति हो। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी, अब तुम दोनों भी कभी चैन से नहीं जियोगे। और वो एक दुम से फटकर धुंध में घुल गया। बेसमेंट में शांति छा गई। अग्नि धीरे धीरे बुझ गई। प्रिया अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके हाथ पे बना सिंबल धीरे धीरे गायब हो गया। एंडिंग ऑफ सेगमेंट 4। मैन प्रिया को कंधे पे उठाकर स्कूल से बाहर लाया। बाहर निकलते ही बिल्डिंग धुंध में घुल गई
और फिर से खाली जमीन बन गई। मैं कैमरा के सामने आया और बस इतना बोला, दोस्तों आज हमने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने पहले कभी नहीं किया। गुरु की अस्थियां जला दी गई हैं, लेकिन उसकी आखिरी धमकी मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। शायद ये कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ। प्रिया मेरी गोद में थी। उसका चेहरा शांत लग रहा था, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गांव से बाहर आकर हम एक छोटी लॉज में रुक गए। प्रिया लगभग 6 घंटे तक बेहोश रही। सुबह के 7 बजे उसकी आंखें खुली। उसने धीरे से पूछा, आरव हम बच्चे? मैंने उसके हाथ पकड़कर बोला, हान प्रिया, अस्थियां हमने जला दी और देख, तेरा सिंबल भी गायब हो गया। प्रिया ने अपने हाथ को देखा और आंसुओं से भर गई। उसने मुझे गले लगाया, पर उस पल मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। प्रिया का शरीर अब भी थोड़ा ठंडा था, जैसे उसके अंदर अभी भी कुछ बचा हो। विलेजर्स रिएक्शन। सुबह हमने डिसाइड किया गांव में वापस जाकर बुजुर्ग को सब बताए। जब हम वहां पहुंचे तो गांव के विलेजर्स एक जगह जमा थे। उनके चेहरे पे गुस्सा था। एक आदमी चिल्लाया, तुम लोगों ने क्या कर दिया? गुरु को शांति देने की कोशिश। तुमने गांव पे और बड़ा पाप कर दिया है। मैं गुस्सा हो गया। तुम लोग अपने बच्चों और लोगों को आत्मा के हवाले करके जिंदा कैसे रहते हो? हमने उन्हें आजाद किया है। लेकिन विलेजर्स सिर्फ एक लाइन रिपीट करते रहे, तुमने गुरु को नाराज कर दिया है, अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं। बुजुर्ग आगे आया और हमें साइड में ले गया। उसने धीरे से कहा, बेटा तुमने सही किया, लेकिन गुरु का एक हिस्सा अब भी जिंदा है। उसने अपना कुछ शक्ति प्रिया के अंदर डाल दी है। तुम्हें उसे बचाने के लिए और गहराई में जाना होगा। स्ट्रेंज बिहेवियर। अगली रात प्रिया का बिहेवियर अलग लगने लगा। वो कभी कभी रात को उठकर खिड़की के बाहर ब्लंक स्टार करती थी। उसकी आंखों में एकदम से लाल चमक आ जाती और फिर गायब हो जाती। मैंने उसे जगाया और पूछा, प्रिया क्या तुम ठीक हो? उसने हंसी करके बोला, हाँ नारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उसके होंठों पे वही लड़की वाली लाइन गुनगुना रही थी जो स्कूल में मिली थी, अगले बार तुम वापस आओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। द हिडन जर्नल मैन ने लॉज के एक पुराने अलमारी में सर्च किया और एक छोटी डायरी मिली। डायरी किसी पुराने मास्टर जी की थी जो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। डायरी में लिखा था, गुरु के श्राप को तोड़ना मुश्किल है। उसकी आत्मा 3 टुकड़ों में बंदी है, एक अस्थियों में, एक स्कूल के अंदर और एक उस इंसान के अंदर जो उसके साथ डायरेक्ट टकराता है। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब प्रिया के अंदर अब उस गुरु का एक हिस्सा है। द विजन। इस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैं दोबारा स्कूल के बेसमेंट में था। वहीं वो लाल आंखों वाला आदमी सामने खड़ा था। उसने मुझे सीधा देखा और बोला, तुझे लगता है तू जीत गया? मेरी असली शक्ति अब तेरे साथ चल रही है, तेरे अपने ही साथ। और उसने प्रिया का चेहरा पहना। प्रिया उसके साथ खड़ी थी, लाल आंखों के साथ। मैं चीख कर उठ गया, पसीने में भीगा हुआ। द रियलाइजेशन। अगली सुबह मैंने प्रिया को देखा। वो खिड़की के पास खड़ी थी, सूरज की रोशनी में। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब उसने पलट कर मुझे देखा तो 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें लाल चमक उठी। तब मुझे समझ आया, अस्थियां जलाकर हमने कर्ज को कमजोर जरूर किया है, लेकिन खत्म नहीं। गुरु का एक हिस्सा अब प्रिया के अंदर जिंदा है। क्लिफ हैंगर। एंड ऑफ पार्ट 1। मैं कैमरा के सामने बैठकर बोला, दोस्तों हमने सोचा था ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। गुरु की आत्मा अभी भी एक्टिव है और प्रिया उसके इफेक्ट में ना रही है। अगले एपिसोड में हम भवानीपुर के अंदर और गहराई में जाएंगे। शायद स्कूल के नीचे कुछ और भी है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। अगर हमने इस बार गलती की तो शायद ये हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। कैमरा ऑफ हुआ। प्रिया मेरे पास खड़ी थी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, आरव, मैं अब अलग महसूस कर रही हूं, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। और उसकी मुस्कान